तो है गाइस, कैसे हो आप लोग। तो स्वालो स्टार टू लैंड ऑफ ऑरिजिन के चैप्टर नंबर 426 में आप सभी का स्वागत है। तो चलो शुरू करते हैं। तो जैसा कि अभी तक हमने पिछले एपिसोड में देखा कि लू फेंग ने सांजू को हरा दिया होता है, लेकिन इस चीज़ की वजह से होता क्या है कि पूरे के पूरे इन्फिनाइट हिनवन स्पेस के अंदर खलबली सी मच चुकी होती है और हिनवन इन्फिनाइट लाइफ ऑफ फैक्शंस की तो फटी पड़ी होती है, जिसके साथ हमें इनेट हिनवन लाइफ ऑफ फैक्शंस के मैजेस्टिक हॉल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे 9 सॉवरेन्स ने एक एक करके आ जाता है। उसी के साथ इन्फिनाइट सर्पेंट ह्यूमन एंचेस्टर सबसे पूछते हुए कहता है कि तुम सभी ने लू फेंग और सांजो के बीच में हुए बैटल को तुम देख ही रखा होगा ना। मैंने सही कहा ना। तो वहाँ पर उनमें इन्हीं सब की बातें होने लगती है, लेकिन इसी के साथ वहाँ पे निर्वाणा ह्यूमन एंचेस्टर कहता कि हाँ, मैंने उस बैटल को देखा और उसकी ब्लेड वो तो सच में काफ़ी ज़्यादा टेरिफाइंग है। अब यहाँ पर लू फेंग ने जब ह्यूमन ब्लेड डॉग को कॉम्प्रीहेंड कर लिया तो लू फेंग 2 ह्यूमन लेवल डॉग्स को कंबाइन रूप से यूज कर सकता था और इससे एक बहुत ही डिवास्टेटिंग स्ट्राइक दे सकता था और एक सिंगल ब्लो ही 3 लेयर्स ऑफ एबिस ऑफ डिस्ट्रक्शंस को पियर्स कर चुका होता है, जिससे कि काउंटलेस एंशिएंट बीइंग्स तक भी इससे हैरान हो चुके होते हैं। उसी के साथ सर्पेंट हिनवांचेस्टर वहाँ पे कहता है कि पूरी की पूरी हिस्ट्री में यहाँ पे कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जो कि 1v1 बैटल में एक हिनवांचेस्टर को मार सके, लेकिन लू फेंग की किलिंग पावर्स तो लॉर्ड जिंगमैन और सांजू को भी सरपास कर देती हैं और ये बंदा अभी इन्फिनाइट ह्यूमन स्पेस के पाइनेकल पे लाई करता है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये किसी ह्यूमन एंचेस्टर्स को डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशंस में मारने का हकदार हो सकता है, मतलब कि इसके पास पॉसिबिलिटीज़ है कि 1v1 में किसी को हरा सकता है, जिसके साथ वहाँ पे ह्यूमन एंचेस्टर ऑफ टाइम एंड स्पेस इसका काउंटर देते हुए कहते हैं कि जो ह्यूमन एंचेस्टर्स हैं वो अभी तक जो सर्वाइव कर गए हैं, जो पहले मर चुके उनकी बात नहीं, जो अभी तक सर्वाइव करते आए हैं उन्हें मारना इतना भी आसान नहीं है। एटलीस्ट यहाँ पर वो बंदी आगे के फ्यूचर्स के टाइमलाइन को देखती है, वो विटनेस करती है कैसे फ्यूचर में कोई भी ऐसा ह्यूमन एंचेस्टर नहीं था जो कि 1v1 बैटल में हारा हो, मतलब लू फेंग भी 1v1 बैटल में नहीं हरा पाया था। जिसके साथ हमें ये बताया जाता है कि जब कोई एक ह्यूमन एंचेस्टर बनता है तो उसे अपने लाइफ कोर को एक ऐसे लेवल तक इवॉल्व करना पड़ता है कि उसकी ऑरिजिन कोर बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाती है। और पावरफुल मतलब ये कि उसके पास बहुत ही अच्छी खासी एक्स्ट्राऑर्डिनरी सेफ प्रिजर्वेशन मेथड आ जाती है, जैसे कि हमें ब्लड ट्रेन टेरिटरी के तीनों लॉर्ड्स के एग्जाम्पल के रूप में ही बताया जाता है कि जो ब्लड लॉर्ड हैं उनके पास ब्लड पावर्स की हाईएस्ट लेवल की कॉम्प्रिहेंशन मौजूद है, जिससे कि वो खुद को ब्लड सी में ट्रांसफॉर्म कर सकता है। उसकी एनर्जी रिजर्व्स और उसकी लाइफ रिकवरी अपने लू फेंग से जरा सा ही कम होती है। जो क्रेन लॉर्ड होता है वो इमॉर्टल पावर्स को विल्ड करता है और उसकी पावर्स लॉर्ड वुलन से ही थोड़ी सी कमज़ोर होती है। शैडो लॉर्ड वो शैडो फोर्स को कमांड करता है, वो भी लॉर्ड क्लेन की जैसे ही फॉर्मिडेबल बेइंग है। ये तीनों पूरे ह्यूमन एंचेस्टर्स के अंदर एक ऑर्डिनरी बेइंग माने जाते हैं, जिनके पास इतनी भी पावर्स नहीं कि वो एबिस ऑफ डिस्ट्रक्शंस और इटर्नल लैंड के अंदर एक सीट को भी हासिल कर पाए, लेकिन इनसे भी ज़्यादा फॉर्मिडेबल फिगर्स हैं जैसे लोटस प्रिजन माउंटेन लॉर्ड, वो भी काफ़ी भयंकर हैं, वो भी हमेशा पीछे रहा करते थे। इसके बंदे की पावर्स काफ़ी ज़्यादा थी और लॉर्ड्स भी अच्छी खासी जानते थे, लेकिन और भी बंदे थे जो कि ट्रूली इमॉर्टल बीइंग्स भी थे, लेकिन उन सब के पास एक चीज़ कॉमन थी, प्रिजर्वेशन एबिलिटी। वो अपनी लाइफ को अच्छे से बचा सकते थे और उन सब के पास लाइफ प्रिजर्विंग मेथड्स ना हो, ये बहुत ज़्यादा रेयर होता है। और बात करें कुछ और फ्लॉज की, तो ये सब तो अलग अलग एंचेस्टर्स के अंदर तो अलग अलग होते ही हैं। और यहाँ पर हमें बताया जाता है कि इतने लंबे समय से युद्ध होता चला आ रहा, तो जो भी कमज़ोर ह्यूमन एंचेस्टर्स थे वो मारे जा चुके थे। माफ़ करना, मैं यहाँ पे थोड़ा सा धीमे धीमे और उतनी एनर्जी के साथ नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि यार इतना बोलते बोलते मेरे कह सकता हूँ कि 5-6 दिन से अंदर होठों के अंदर, या कह सकते हो कि कट गया है, थोड़ा सा छिल गया, इसकी वजह से लह रहा है, तो इसलिए मैं धीरे धीरे बोल रहा हूँ। इसके साथ कहानी पे आते हैं तो हमें ये भी बताया जाता है कि इनेट ह्यूमन लाइफ ऑफ फैक्शंस और आइस पीक फैक्शंस और भी छोटे मोटे ह्यूमन एंचेस्टर्स के फैक्शंस वो सभी अपने कई सारे ह्यूमन एंचेस्टर्स को खो चुके होते हैं। उसी के साथ जायंट गॉड एम्पर वहाँ पे अपने टाइम एंड स्पेस ह्यूमन एंचेस्टर से फिर से पूछते हैं कि आखिरकार आगे के फ्यूचर में तुमने क्या क्या देख रखा है। तो वहाँ पर टाइम एंड
एंड स्पेस वाली एंचेस्टर क्या थी कि मैंने फ्यूचर वर्जन्स में ग्लिम्स देखा है, लेकिन वहाँ पे ऐसा कोई नहीं था कि जो 1v1 में मारा गया हो। लेकिन ये भी है कि अगर वहाँ पर लू फेंग लॉर्ड जीमेंग के साथ कॉर्पोरेट करेगा या फिर लू फेंग युवान के साथ मिलकर फाइट करेगा तो वो लोग एक हिनवन एंचेस्टर को मार सकते हैं। और मैंने ऐसी पॉसिबिलिटीज फ्यूचर में देख रखी है। जैसे ही यहाँ पर वो इस बात को बताती है, जितने भी 8 बैंक्स होते हैं उन सबकी दिल कांप उठती है। प्रीवियसली बताया जाता है कि कैसे हिनवन एंचेस्टर की मौत उसी वक्त होती थी जब एक बहुत बड़ा युद्ध हुआ करता था, 8 लॉर्ड्स मिलकर फाइट किया करते थे, तभी गिने चुने हिनवन एंचेस्टर्स की मौत हुआ करती है। लेकिन यहाँ पर तो अलग ही केस है। वहीं पे हुआ हिनवन एंचेस्टर उससे पूछने की क्या 2 लॉर्ड्स एक साथ मिलके एक हिनवन एंचेस्टर को असासिनेट कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे मारने की बात नहीं हो रही बल्कि असासिनेट करने की बात हो रही है। वो वहाँ पे पूछता है कि लू फेंग वो अपने लाइफ फ्लक्चुएशंस को पूरी तरह से सप्रेस कर सकता है और जिंग मैन और युवान वो दोनों भी ऐसा कर सकता है। मतलब यहाँ पे कहने का साफ मतलब है कि लू फेंग चाहे तो अपनी लाइफ फोर्स को कंप्लीटली हाइड कर सकता है, एक असासिन की तरह बन सकता है, एंचेस्टर को पता भी नहीं चलेगा कि लू फेंग उसके पास आया हुआ है। वैसे ही पावर्स जिंग मैन और युवान के पास भी होती है जो कि अपने लाइफ फोर्स को सप्रेस किए रहते हैं। वो इसी सप्रेशंस का फायदा उठा के हिनवन एंचेस्टर्स पे अटैक कर सकता है, उनका असासिनेट कर सकते हैं। मतलब यहाँ तो अलग ही खेल चल रहा होता है और इसी बात को वो लोग डिस्कस भी कर रहे होते हैं। अब इनके पास और भी मेथड्स हैं, काउजन इफेक्ट्स, परसेप्शंस, वाइटैलिटी डिटेक्शंस, लेकिन क्या करें लाइफ फ्लक्चुएशंस के सामने ये सभी हार मान जाते हैं। अपने प्रैक्टिशनल लॉर्ड्स उन्होंने हिनवन लेवल डॉस को मास्टर कर रखा था, इसी वजह से वो खुद को कंप्लीटली कंसील कर सकते थे। लॉर्ड फेंग, लॉर्ड जिंगमैंग, युवान और मोमेंट वो सभी ऐसे करने की कैपेबल थे। मतलब वो अपने आप को छुपा कर रख सकते थे। लेकिन बाकी के जो और 4 लॉर्ड थे, लॉर्ड वुलान, लॉर्ड जिंग, लॉर्ड मिंगवा और लॉर्ड नाइगू, वो अपने आप को छिपा कर नहीं रख सकते थे क्योंकि उनके अंदर वैसी कैपेबिलिटीज़ होती नहीं और वो असासिन्स करने में कहीं ना कहीं मात खा जाते हैं। इसी के साथ वहाँ पे इन्फिनाइट सर पे हिनवन एंचेस्टर एक्सप्लेन करते हुए क्या था कि प्रीवियसली वो यहाँ पे कोई भी सक्सेसफुल एम्बुश नहीं कर सकते थे। यहाँ तक कि जिंग मैन, युवान और मोमेंट की कंबाइंड पावर्स भी एक हिनवन एंचेस्टर्स को जल्दी से ख़त्म करने में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया करती थी। यहाँ तक कि स्ट्रगल करते करते मैं वहाँ पे पहुँचकर उन सभी को सपोर्ट दिया करता था जिससे कि वो अपने असासिनेशंस में कभी भी सक्सेसफुल हो ही नहीं पाए। मतलब उन्होंने पहले भी ट्राई किया था हिनवन एंचेस्टर्स को असासिनेट करने का, लेकिन उन सबके पास वैसी पावर्स नहीं थी कि वो किसी एक हिनवन एंचेस्टर्स को 1v3 में भी कंप्लीटली मार सके। लेकिन यहाँ पर हमें यह भी बताया जाता है कि इन्फिनाइट सर्पेंट क्लैन के पास एक यूनिक एबिलिटी है जो कि इन्फिनाइट वर्ल्ड में कहीं भी आराम से डिसेंड कर सकता है, जिसके साथ हिनवन एंचेस्टर टाइम एंड स्पेस फिर से कंफर्म करते हुए कहते कि हाँ ये सच है। लेकिन इस बार लू फेंग आ चुका है। लू फेंग की एक्सप्लोजिव पावर्स बहुत ही ज़्यादा टेरिफाइंग हो चुकी है। वो अकेले ही कई सारे हिनवन एंचेस्टर्स के स्ट्रेंथ को खत्म कर सकता, मतलब 80-70% ईजिली खत्म कर सकता है। जो बचे 20% तो उसमें तो हिनवन एंचेस्टर कुछ भी नहीं कर सकता, उसकी पावर्स बहुत ज़्यादा कम हो जाती हैं। इसी वजह से जिंगमा और लॉर्ड युआन अपने रेमिनेंट्स का पीछा करते करते उसको मार सकते हैं। वो बड़ी आराम से किसी हिनवन एंचेस्टर्स को बहुत ही कम टाइम में मार सकते हैं, मतलब कि अपने इनेट इन्फिनाइट सर्पेंट हिनवन एंचेस्टर्स को वहाँ पे पहुँचने का टाइम भी नहीं मिलेगा। अब यहाँ पे ये भी बताया जाता है कि लॉर्ड जिंगमैन और युआन दोनों के पास ट्रैक डाउन करने वाली बहुत ही अच्छी खासी पावर होती है। अपने लॉर्ड जिंगमैन की तो बात ही छोड़ो, वो तो बंदे को जहन्नुम से भी खोज कर निकाल लाएगा। इसके साथ हिनवन एंचेस्टर टाइम एंड स्पेस फिर से कहता कि समय बदल चुका है। लू फेंग एक नए एरा को राइज करा चुका है जो कि इंटायर इन्फिनाइट हिनवन स्पेस को बदल देगा और इस एरा में हिनवन एंचेस्टर बड़ी आसानी से मारे जा सकते हैं। जो 9 सॉवरेन थे वो इन सभी को अच्छे से समझते थे कि पास्ट में हिनवन एंचेस्टर वो बहुत ही रेयरली फॉल भी किया करते थे। लेकिन अब आ गया है लू फेंग, युआन, लॉर्ड जिंगमैन, वो 2 पेयर्स में काम करके किसी को भी आराम से असासिनेट कर सकते हैं। कभी साथ वहाँ पे वो जिन हिनवन एंचेस्टर कहता है कि अगर ऐसी बात है तो हमें अपने
अपने स्ट्रैटेजीज को चेंज करना होगा। हमें प्रैक्टिशनर फैक्शन से फाइट करने के लिए नए स्ट्रैटेजीज को भी क्रिएट करना होगा। अब वो जिन भी इमॉर्टल बंदा था, लेकिन वो अपनी इन्फिनाइट इनवन लाइफ फॉर्म फैक्शंस को वीक होते हुए कैसे देख सकता था। भले ही लू फेंग ने उसके ऊपर एक बहुत बड़ा एहसान किया था, उसे इमॉर्टैलिटी दिलाने में काफ़ी बड़ा हाथ अपने लू फेंग का भी है, लेकिन वो अपने फैक्शंस को कैसे गिरता हुआ देख सकता था। अगर उसकी फैक्शंस वीक हुई तो उसके खुद के शेयर ऑफ रिसोर्सेज खत्म हो जाएंगे, वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएंगे। और वो 9 सॉफ्ट में से एक है तो उसकी खुद की भी रिसोर्सेज कम हो जाएंगी, मतलब उसके खुद के क्लैन वालों के लिए कम होगी और उसके लिए भी कम होना शुरू हो जाएगी। जिसके साथ वहाँ पे इन्फिनिट सर्पेंट विंचेस्टर जायंट गॉड एम्पर की तरफ देखते हुए कहता कि जायंट गॉड एम्पर, अगर तुम्हारा क्लैन अभी भी एक्ट करने से रिफ्यूज करता है और यहाँ फैक्शन के वीकनेस में नहीं साथ देगा तो तुम्हारी क्लैन के रिसोर्सेज के सप्लाई को भी खतरा हो सकता है। हम लोग सिर्फ अकेले ही रिस्क नहीं देंगे, यहाँ पर तुम अकेले मजे तो नहीं ले सकते हो ना। तो जायंट गॉड एम्पर भी हामी भरता और क्या था कि मैं समझता हूँ जायंट गॉड एम्पर क्लैन वो इस रिस्पॉन्सिबिलिटी से दूर नहीं भागेगी। जायंट गॉड एम्पर वो अपने पास 10 ह्यूमन एंसेस्टर्स को रखे हुए थे और उनके साथ कई सारे वर्ल्ड लेवल ह्यूमन लाइफ फॉर्म्स, हाई लेवल ह्यूमन लाइफ फॉर्म्स डिसेंडेंट्स भी मौजूद थे और ये इंटायर प्रैक्टिशनर मतलब इंटायर फैक्शंस के अंदर सेकेंड लार्जेस्ट क्लैन में से एक भी होता है। अब यहाँ पे वो सब इसी चीज़ के बारे में डिस्कशन करने लगते हैं। जायंट गॉड क्लैन जो कि सबसे बड़ा सेकेंड लार्जेस्ट क्लैन था, उसके पास रिसोर्सेज की काफ़ी ज़्यादा कमी होती है, उसको ज़्यादा रिसोर्सेज भी चाहिए होती, तो इसलिए इसको भी पार्टिसिपेट करना ही होगा। जिसके साथ चूसिन हिनवानचेस्टर, जो कि यार जानते हुए बंदा है कौन, ये सबसे बड़ा डिफेंस लाइन इन हिनवानचेस्टर का होने वाला है। वो कहता है कि हमें फ्यूचर्स के आने वाले वॉर्स की अपनी स्ट्रैटेजीज को एडजस्ट करना होगा। मैं यहाँ पे प्रपोज करता हूँ कि हमें सबसे पहले खुद के सेल्फ प्रिजर्वेशन को प्रायोरिटाइज करना होगा। यहाँ कि हमें एनिमीज़ को एलिमिनेट करने पे नहीं ध्यान देना होगा, क्योंकि ये लोग अच्छे से जान चुके थे कि एनिमीज़ को एलिमिनेट करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो चुका है। क्योंकि वो एलिमिनेट करने पे फोकस करेंगे तो उनके बंदे तो मरेंगे ही, लेकिन साथ में लू फेंग उन सभी को रिवाइव भी करता जाएगा। मतलब कि जो जो डैमेज लेते जाएंगे लू फेंग अपनी सी ऑफ पावर्स एनर्जी से उनको सप्लाई करता जाएगा। जिसके साथ हिनवानचेस्टर ऑफ टाइम एंड स्पेस भी बीच में कहता है कि हाँ मैं एग्री करता हूँ, क्योंकि प्रीवियस कॉन्फ्लिक्ट्स में हम लोग सिर्फ एनिमीज़ को मारने पे ही फोकस किया करते थे। हम लोग यहाँ तक कि प्रैक्टिशनर फैक्शंस को एक टेस्टिंग ग्राउंड बना कर रखे थे कि हम उन पर अटैक करके अपने पावर्स को टेस्ट करेंगे, अपने आप को और भी पावरफुल बनाएंगे, जिसकी वजह से जो वीकर हिनवानचेस्टर्स थे वो मौत के घाट उतार दिए जाते थे। लेकिन फ्यूचर फॉर्मेशंस में हमें उन ह्यूमन एंसेस्टर्स को रखना होगा जिसके पास सबसे ज़्यादा सेल्फ प्रिजर्विंग एबिलिटीज़ होती हैं। तो ह्यूमन एंसेस्टर्स और भी आगे कहते हैं कि यही सब करके हम एब्सोल्यूट सुपीरियरिटी को दिखा सकते हैं, हम डोमिनेट फील्ड को दिखा सकते हैं कि हम उन सबसे काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हैं। स्ट्रैटेजी जो कि एलिमिनेशंस की थी तो उनको हटाकर उन्हें उन अटैक्स को करना होगा जो कि सोल अटैक्स, इनहेंस ऑफेंसिव पावर्स को हटाकर हमें सेल्फ प्रिजर्वेशंस को लाना होगा। एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पर वो लोग डिसाइड करते कि हम लोग अपने कोर फॉर्मेशंस को हाईएस्ट लेवल ऑफ लाइफ पावर, डिफेंस पावर, वाटर पावर, अर्थ पावर, वर्ल्ड पावर, मटेरियल पावर और डोमेन पावर वाले बंदे को रखेंगे। पहले में होता क्या था कि वो अटैकिंग, ऑफेंसिव यही सब पावर्स को मेन जगह पे रखा करते थे, जिसकी वजह से होता क्या था कि उनका प्रायोरिटाइज सिर्फ अपने प्रैक्टिशनर फैक्शंस की एनर्जी को डिप्लीट करके उनको पीछे हटने पे मजबूर करने का होता था, जिनकी वजह से वो पीछे हट जाता और ये सब बंदे लूट पाँच मटा लेते थे। इसी वजह से ये लोग अपने फाउंडेशंस को चेंज करते ताकि उसे हिलाया भी ना जा सके। अब यहाँ पे हिनवानचेस्टर ऑफ टाइम एंड स्पेस इन सारी प्लानिंग बना रही होती है क्योंकि इसके पास फ्यूचर की पॉसिबिलिटीज देखने के पावर्स थे और इसके देखा जाए तो जिंगमैन के खिलाफ इसकी पावर्स कम है, लेकिन फिर भी इसको झलक मिल जाती थी ताकि ये कुछ अपने पिटफॉल्स को नेग्लेक्ट कर सके, ये नेग्लेक्ट कर सके कि मुझे क्या क्या छोड़ना है, मुझे कैसे अपने टीम्स को बचाना है। क्योंकि एक सिंगल प्रैक्टिशनर लॉर्ड एक टिपिकल 2 से 3 कंबाइंड ह्यूमन एंसेस्टर्स के पावर्स को पोजेस करता है। जब उन्होंने 7 लॉर्ड्स के साथ एक साथ पावर की थी, फाइट की थी, तो युवान के फॉर्मेशंस के पावर एम्प्लीफिकेशंस के बाद भी वो लोग
पूरी तरह से डिसएडवांटेज में ही रहा करते थे। ये ह्यूमन चेस्टर्स बड़ी आसानी से लॉर्ड्स को आराम से सप्रेस कर दिए करते थे। वो तो बस लॉर्ड जिंगमैन के ऑब्जर्वेशंस को यूज करते थे, काउंटलेस फ्यूचर पॉसिबिलिटीज को भी देखा करते थे, युवान के फॉर्मेशंस उन सभी को रोक कर रखा करते थे और बाकी के लॉर्ड्स एक साथ फाइट किया करते थे। लेकिन फिर भी इन सब करने के बावजूद वो हमेशा हारते थे और अपने टेरिटरीज को गंवा देती थी। ये तो उस वक्त की बात है जब लॉर्ड लू फेंग आ गया था, जैड गॉड एम्परर्स और दोनों मिलकर लू फेंग को रेस्ट्रेन करने की कोशिश की थी, लेकिन वहां पर उन्होंने तो कैप्चर भी कर लिया था। वहीं पे इन्फिनिट सर्पेंट ह्यूमन चेस्टर लॉर्ड वुलान दूसरों को ट्रैप कर लेते हैं, लेकिन इसी समय लू फेंग अपने ग्रेट ऑरिजिन डिस्ट्रक्शंस को भी यूज करता जो कि कैटास्ट्रॉफिक माना गया था, जिसकी वजह से तो कुछ ह्यूमन चेस्टर्स के मन में अभी भी डर बैठा हुआ है। वहां पर वो फाइट हुई थी जिसकी वजह से वो सभी पीछे हट गए थे कि यार मैं महज 3600 वर्ल्ड क्लस्टर्स के लिए अपनी जिंदगी को दांव पे नहीं लगा सकता, जिसकी वजह से सबको पीछे हटना पड़ा होता है। इसी के साथ निर्वाणा ह्यूमन चेस्टर ये भी कहते हैं कि अगर हम लोग इस युद्ध में उन ह्यूमन चेस्टर्स की सेफ्टी को इंश्योर नहीं करेंगे कि तुम सेफ रहोगे, तब तक यहाँ पे जो वीकर वंस है इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए राजी नहीं होंगे। ये मत भूलो को जो इमॉर्टल बंदे हैं वो बहुत ही कम हैं, लॉर्ड्स के ही संख्या में उनकी भी संख्या है, लेकिन वो लॉर्ड्स का अकेले मुकाबला नहीं कर सकते, वरना लॉर्ड्स उन सबको कुत्ते की मौत मारेंगे। उन्हें वीकर्स जो कि नॉन इमॉर्टल बंदे हैं उनको भी अपने साथ लेना होगा, लेकिन एक मेन प्रॉब्लम है कि लू फेंग ओवर पावर हो चुका है और यहाँ पर उन सबके मरने का खतरा आ चुका है, क्योंकि वो मर सकते हैं। इसलिए जब तक उनकी सेफ्टी को इंश्योर न किया जाए तब तक यहाँ पर वो सब आने को तैयार होंगे नहीं। एक मतलब से कह सकते हो कि उनको सबसे पहले सेव करना होगा, लेकिन युद्ध होगा तो एक पॉसिबिलिटीज ये भी है कि अगर लू फेंग ने एक आध दो को कुत्ते की मौत मारा ना, तो वहाँ पे होगा क्या कि जितने भी नॉन इमॉर्टल एंशिएंट बीइंग्स से वो सभी पीछे भाग जाएंगे। मतलब युद्ध पूरी तरह से फिर से कोलैप्स हो ही जाएगा जब तक कि वो उन सभी को हर एक को प्रोटेक्ट न करे, क्योंकि जैसे ही एक भी नॉन इमॉर्टल ह्यूमन चेस्टर मरेगा ना, बाकी नॉन इमॉर्टल्स की फट पड़ेगी कि यार मैं पीछे हट रहा हूँ, मुझे फाइट नहीं करनी, मैं बस ऐसे थ्योरी दे रहा हूँ। जिसके साथ वहाँ पे यान हुआ एंचेस्टर कहते हैं कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि हमें अपने बैटल फॉर्मेशंस को सर्वाइवल के लिए प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा। मतलब हमें इस हद तक फोर्स कर दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हम पहले ऑफेंसिव पे ही रहा करते थे। आखिर बार हम लोग है कौन, हम लोग फर्स्ट मेजर फैक्शन से जो कि यार सब पे डोमिनेट करते हैं, लेकिन उन्हें एक चीज़ ये भी पता था कि यार जो प्रैक्टिशनर फैक्शन है वो बहुत ज़्यादा डोमिनेट बनी हुई है। वो ऐसी फर्स्ट प्रैक्टिशनर फैक्शन है, मतलब ऐसी मेजर फैक्शन हैं जो कि अपने इन्फिनिट यूनिवर्सल स्पेस के आधे फैक्शंस एरिया को कवर कर रखा है। मतलब यहाँ पे टोटल में 7200 वर्ल्ड क्लस्टर्स कह सकते हो, बाकी के गिने चुने ऐसे ही फैले होंगे, लेकिन उनमें से आधे को अपने प्रैक्टिशनर फैक्शंस ने कब्जे में कर रखा होता है और इसलिए वो सब कर रहे होते हैं। अब बाकी के जो बचे होते हैं वो तो प्रैक्टिशनर फैक्शंस के अलावा प्रैक्टिशनर आइसपीक फैक्शंस, नमरस, इन्फिनिट ह्यूमन लाइफ फॉर्म फैक्शंस उन सभी में बटे हुए होते हैं। जिसके साथ इन्फिनिट सर्पेंट ह्यूमन चेस्टर ये डिक्लेयर करते हुए कहता है कि प्रैक्टिशनर फैक्शंस की फाउंडेशन एस्टैब्लिश हो चुकी है और इस पॉइंट के आगे वो हमारे आइसपीक फैक्शंस को सरपास कर देंगे और वो हमारे ग्रेटेस्ट ओपोनेंट बनने वाले हैं। यहाँ तक कि आइसपीक फैक्शंस के अंदर 12 इमॉर्टल बीइंग से 26 ह्यूमन चेस्टर्स है, लेकिन वो 26 ह्यूमन चेस्टर इमॉर्टल्स नहीं है, उन्हें मारा जा सकता है। उसी के सामने देखा जाए तो उनकी नज़रों में इनेट ह्यूमन लाइफ फॉर्म फैक्शंस के बाद जो कि 120 ह्यूमन प्रैक्टिशनर फैक्शंस हैं, मतलब ह्यूमन लाइफ फॉर्म्स हैं, वो अपने प्रैक्टिशनर फैक्शंस से ज़्यादा क्रिएटर थ्रेट पोजेस करते हैं। मतलब दोनों को मिला भी दिया जाए तो वो लोग अभी उन सब का पूरी तरह से बाल बाका नहीं कर सकते, मतलब उनको पूरी तरह से मात नहीं दे सकते हैं। इसी के साथ वहाँ पे ह्यूमन चेस्टर टाइम ऑफ स्पेस फिर से कहती है कि काउंटलेस ह्यूमन लाइफ फॉर्म्स वो लगातार बढ़ता शुरू हो जाएगा। मतलब वर्ल्ड लेवल लाइफ फॉर्म्स वो एंचेस्टर किसी न किसी दिन बनेंगे ही और आगे चलकर और भी ह्यूमन चेस्टर्स आएंगे ही, लेकिन हमें अपने ह्यूमन चेस्टर्स को भी प्रिजर्व करके रखना होगा, क्योंकि हर एक के पास चांस है कि वो आगे चलकर इमॉर्टल बनेगा ही, लेकिन हमें खुद को भी पावरफुल बनाना और यहीं पे उन सबके स्ट्रैटेजीज चलने लगती है। जिसके साथ हमें सीन चेंज कर फाइनली आइसपीक फैक्शंस को दिखाया जाता है, जहाँ पे उन्हें भी पता चल जाता कि यार अब हम लोग प्रैक्टिशनर फैक्शंस को सप्रेस नहीं कर सकते हैं। प्रैक्टिशनर फैक्शंस वो हमसे काफ़ी आगे निकल चुकी हैं, हम लोग लू फेंग के पावर्स का सामना नहीं कर सकते हैं।
ऑफ कोर्स ये बातें कि प्रैक्टिशनर फैक्शंस तो अपने आइस पीक फैक्शन जो कि कमज़ोर सी फैक्शन थी, लेकिन फिर भी उसमें पावरफुल बिंग से उसको सरपास करती है। वो क्यों? लूफेंग की पावर्स की ही वजह से, जिसके साथ उन सब में और भी डिस्कशन होने लगती है जो कि यहाँ पे बताई नहीं गई है। बस वही जैसे अपने बाकी के 8 सॉवरेन के साथ किया था, वैसे ही वो बाकी अपने कर रहे होंगे, जिसके साथ हमें सीन चेंज कम, ब्लड लॉर्ड, क्रेन लॉर्ड और सैडो लॉर्ड को दिखा जाता है, जो कि दूर से इस बैटल को ऑब्जर्व कर रहा था। उन बंदों की फट सी जाती है, ये ब्लेड तो बहुत ज़्यादा टेरिफाइंग है। अब यहाँ पर वो लूफेंग से ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा नफरत किया करते थे। सबसे पहले तो यार सैडो लॉर्ड ने प्रैक्टिशनर टेरिटरी के अंदर रेड मारी, वहाँ पे लूटा, लेकिन बाद में लूफेंग ने बस बदले में उसके प्रैक्टिशनर, उसके ब्लड के टेरिटरी को सीज कर लिया, उसको कंट्रोल करके उसको रिफाइन कर लिया, जिसकी वजह से उस बंदे को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लगा, क्योंकि किसी नहीं गुस्से आएगा कि वो आपके घर को ही आपसे छीन ले, कोई आकर आपके घर को ही अपने साथ ले जाए तो क्या ही आप पर बीतेगी। जिसके साथ यहाँ पर ब्लड लॉर्ड कहता है कि हमारी लाइफ प्रिजर्विंग एबिलिटीज वो काफ़ी ज़्यादा फॉर्मिडेबल है, और लूफेंग वो भी काफ़ी ज़्यादा फॉर्मिडेबल बन चुका है। प्रीवियस आपने देखा कि लूफेंग इन सब से फाइट कर रहा था, तो लूफेंग इन सब की एनर्जी को डिप्लेट नहीं कर पा था। भले ही वो इन सब का सामना आराम से कर रहा था, लूफेंग को घंटा कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था, लेकिन फिर भी लूफेंग इन सब का कुछ नहीं बिगाड़ पाता, क्योंकि इन सब की लाइफ प्रिजर्विंग एबिलिटीज काफ़ी हायर रैंक पे आती है। एक ही तो अपने लूफेंग की जैसे ही हीलिंग पावर से कि वो खुद के एनर्जी रिजर्व्स को वापस कर सकता है, बस थोड़ी सी इन्फीरियर होती हैं। लेकिन यहाँ पर वही जान चुका था कि अगर यहाँ पे हम लोग 5 और 6 प्रैक्टिशनर्स के द्वारा पीछा करके खरीद कर मारे गए तो हम लोग पक्के मारे जाएंगे। प्रीवियसली वो अपने एक्सेप्शनल लाइफ प्रिजर्विंग एबिलिटीज को रिलाई किया करते थे, जिसकी वजह से वो किसी भी लाइफ फॉर्म फैक्शंस को कंप्लीटली रेसिस्ट किया कर देते थे, मतलब कि वो किसी से भी नहीं डरा करते थे। लेकिन अब वो कहते हैं कि हमें खुद को अलाइन करना होगा, हमें दूसरों के साथ टीम अप करना होगा, वरना हम लोग कुत्ते की मौत मारे जाएंगे। ये लूफेंग वो बहुत ज़्यादा टेरिफाइंग हो चुका है, और ये तो ब्लड क्रेंटिविटी को रिफाइन करने के बाद से तो ज़्यादा ही भयंकर हो चुका है। वो लोग एंटिसिपेट कर लेते कि उनकी पावर्स काफ़ी नहीं हैं और वो कभी भी लूफेंग को हरा नहीं सकते हैं, और यहाँ पर उन पर अटैक किया गया तो वो भी मारे जाएंगे। जिसके साथ ब्लड लॉर्ड यहाँ पे कहा था कि इनेट इन लाइफ फॉर्म फैक्शंस वो यहाँ की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फैक्शन से, और वो हमारे पास आती जाती रहती है, हमें इनविटेशंस दिया करती है, तो क्यों ना हम उन्हें ज्वाइन करें। अब यहाँ पे सैडो लॉर्ड भी कहता है कि हम वो दोनों मॉर्टल एनिमीज है प्रैक्टिशनर फैक्शंस के, और वो हमें अनडाउटली प्रोटेक्ट करेंगे ही। जिसके साथ यहाँ पर वो डिसीजन बनाते हैं और वो अपने साथ ही लेकर इनेट इन लाइफ फॉर्म फैक्शंस की तरफ निकल पड़ते, ताकि वो उनके साथ टीम अप करके उनके साथ रहकर अपना बदला ले सकें। और बदला ले कैसे लेंगे? तो उन सारे टेरिटरीज को तबाह करके वहाँ पे उनके कोर्स को खाएंगे, मज़े से वो बदला लेंगे, बस यही तो वो चाहते, वरना वो लॉर्ड्स को नहीं मार पाएंगे। आखिरकार कौन ही मार पाएगा। जिसके साथ और भी बकवास होती है वही लाइफ प्रिजर्विंग एबिलिटीज़ को लेकर, लेकिन मैं उसके बारे में डिस्कस नहीं करूँगा, क्योंकि आपको ऑलरेडी इतने देर से यही मैं समझा रहा था। जिसके साथ हमें यहाँ पे दिखाया जाता है लूफेंग को, जो कि अभी अपने स्ट्राइक्स को ही किया होता, और उसे अपने इस न्यू ईरा के बारे में पता नहीं होता कि उसने आप एक सिंगल से अटैक से एक न्यू ईरा को जन्म दे रखा था। वहाँ पे सब लोग डिस्कशन करने लगे होते हैं। लूफेंग की अनपैरेलल स्ट्रेंथ वो अभी सांजो भी यार उसको भी सरपास कर चुकी होती हैं, जिसकी वजह से अपना लूफेंग सबसे ऊपर जा चुका था, और इसी वजह से सारे ह्यूमैनचेस्टर्स अपने सिक्योरिटी को बढ़ाना चाहते थे। और जब एक बंदा इतना ऊपर तक चला जाएगा तो किस ह्यूमैनचेस्टर्स को खनकेगा नहीं कि आखिरकार ये बंदा इतना ज़्यादा ऊपर कैसे जा सकता है। अब यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि जितने भी बंदे थे जो कि ऐसे ही खुले आम घुमा करते थे, वो वहाँ पे भाग चुके थे, वो अकेले रहते ही नहीं है। यहाँ तक कि मोस्ट पावरफुल इनेट इन लाइफ फॉर्म फैक्शंस भी वो लोग अभी सेल्फ प्रिजर्वेशंस को प्रायोरिटाइज कर रहे होते हैं, और बाकी के ह्यूमैनचेस्टर्स को बुलाकर अपने बैटल फॉर्मेशंस को कंस्ट्रक्ट करना शुरू करते हैं। वो अभी अटैक नहीं कर सकते, बल्कि उन्हें टीम की ज़रूरत थी और उन्हें एक नए फॉर्मेशंस की ज़रूरत थी, जिसमें वो लाइफ प्रिजर्विंग एबिलिटीज़ को सबसे मेन पॉइंट पे रख सकें, जिससे कि वो दिखाता है कि आखिरकार वो लूफेंग से कितना ज़्यादा डर रहे थे। जिसके साथ लूफेंग 27 लेयर से डिपार्ट करते हुए कहता है कि थैंक यू सांजुओ, मतलब वहाँ पर उसने रियलम इनवॉल्स के भी अटैक्स को अपने ऊपर सह लिया था, और जिसको जो
रोकना था, वहाँ पे सुनना था, वो करना था, वो उसने कर लिया होता है। जिसके साथ यहाँ पे लूफेंग अपने ब्लेड्स को आगे काटते हुए 28 लेवल ऑफ एबिस ऑफ डिस्ट्रक्शंस में आराम से कदम रख देता है। अब यहाँ पे सांजू 28 लेयर में देखते हैं जहाँ पे टोटल में 30 इरेलम इन्वॉल्व थे, जिनकी पावर्स काफ़ी ज़्यादा टेरिफाइंग थी। दोनों सांजू और लॉर्ड जिंगमैंग ने प्रीवियसली इस लेयर्स को ब्रीच करने की कोशिश की, लेकिन वो फेल हो गए। लेकिन लू फेंग वहाँ पे इतना पावरफुल था कि वो अपने अटैक से 3 लेयर्स को डिस्ट्रॉय करने की कैपेबल था। तो 28 लेयर आखिर उसे कैसे ही रोक सकता है। लू फेंग वहाँ पे जाता है, बड़े आराम से उन इरेलम इन्वॉल्व को हराता है और वहाँ पे फैंटम ऑरिजिन के ऊपर जाके अपने मार्क को लगा के उसका मास्टर बन जाता है। 28 लेवल को कॉन्कर कर लेता है। जब लू फेंग 28 लेवल को सिक्योर करता है तो वो एडवांस नहीं करता, वो 29 लेवल में नहीं जाता, बल्कि वो वहाँ पे रुकता है, अपना एक टेम्पररी घर बना लेता है ताकि वो वहाँ पे अपने हिनवान ब्लेड डाउ को कंप्लीट कर सके। मतलब वो अपने नियर फेज में था, लू फेंग ने अभी तक कंप्लीट नहीं किया। और मैं एक और चीज़ बता दूं कि जो अभी स्पेस ऑफ टाइम का हिनवान इंचेस्टर्स थी उसने अपने लू फेंग के करंट पावर लेवल के मुताबिक फ्यूचर की प्रेडिक्शंस की होती, फ्यूचर के बारे में जाना था। लेकिन जब लू फेंग अपने हिनवान ब्लेड डॉ को फिर से हाई लेवल पे जाएगा तो लू फेंग की पावर्स और भी ज़्यादा हो जाएगी। कह सकते हो कि लू फेंग की पावर्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी क्योंकि वो सेकंड डॉस को भी कंप्लीटली मास्टर कर लेगा। और जब फ्यूचर देखी जाएगी तो तब की फ्यूचर अभी के फ्यूचर से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट हो जाएगी क्योंकि ये लू फेंग काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा। जिसके साथ हमें दिखाया जाता है 7 लॉर्ड्स को जो कि लैंड ऑफ ऑरिजिन में स्माइल देते हुए दिख रहे होती हैं। लॉर्ड जिंगमैंग वहाँ पे स्माइल करते हुए कहते हैं कि समय बदल चुका है और इस पॉइंट में यहाँ की बैलेंस काफ़ी ज़्यादा चेंज होने वाली है। अब यहाँ पर राइटर्स के द्वारा बस ऐसी ही अपडेट दी जाती है कि आखिरकार चैप्टर्स में क्या क्या चेंज होनी चाहिए क्योंकि चैप्टर्स की एंड आ रही है। वैसे कल भी चैप्टर्स आएगी क्योंकि ऐसा कुछ कहा नहीं गया है कि चैप्टर्स आज ही खत्म हो जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर्स में कल की एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।